आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको मानव रोग के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और ये बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी डिजीज़ हैं उसको भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं मानव रोग क्या है। और ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम मानव रोग की डिफिनीशन जान लेते हैं कि मानव रोग कहते किसको है। देखिए, रोग का मतलब होता है व्याधि, और व्याधि शब्द का जो मूल शब्द होता है वो है व्याधा। ठीक है, और व्याधा का मतलब होता है क्या, रुकावट, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। सीधा सा इसका डिफिनीशन है, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना रोग या डिजीज को कहते हैं डिस और ईज, अर्थात असहज। ठीक है, अगर शरीर असहज महसूस करता है तो उसे हम कहते हैं रोग। और अब आते हैं, देखते हैं रोग के प्रकार कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज। तो रोगों को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है, पहला दिया है जन्मजात रोग, जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज। अब जन्मजात रोग, ये आपको हेडिंग से ही आपको पता चल जानी चाहिए कि जो जन्म से होने वाले रोग हैं उसको हम कहेंगे जन्मजात रोग। देखिए, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब आपको लिखने की जब बात आती है तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसलिए आपको डिफिनीशन भी जानना जरूरी है। यहाँ पे दिया है कि वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें हम जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या विकासीय अनियमितता के कारण फैलते हैं। होंठ का फटना, जिसको कहते हैं हेयर लिप, विदीर्ण तालु, क्लेफ्ट प्लेट, और पाँव का फिरा होना, जिसको हम क्लब फुट कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु जो होते हैं, यानी जब फर्टिलाइजेशन में जो पिता के जो स्पर्म माता के जो अंडे अंडे से मिलते हैं तो उस समय जो गुणसूत्री संरचना में कोई कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर कोई आघात पहुंचता है उसके कारण भी जन्मजात रोग हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब जाइगोट बनने की जो पहली प्रक्रिया होती है उस समय कोई अगर एरर आ जाए तो भी जन्मजात रोग वहां से क्रिएट हो जाता है। अब दूसरा एक जो रोग है उसको कहते हैं हम उपार्जित रोग। उपार्जित रोग यानी जो जन्मजात ना हो लेकिन जन्म के बाद वो बनता हो। ठीक है, जैसे उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, यानी वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। विभिन्न कारणों के कारण या कारकों के कारण क्रिएट होने वाले जितने भी रोग हैं जन्म के बाद उसको हम कहेंगे उपार्जित या एक्वायर्ड डिजीज। यह रोग जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला रोग क्या होता है, जो उपार्जित या एक्वायर्ड डिजीज होता है वह होता है संक्रामक रोग, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। अब संक्रामक यानी जो संक्रमण के द्वारा फैलता हो, तो संक्रमण कब फैलेगा, किसी हवा के माध्यम से फैलेगा, पानी के माध्यम से फैलेगा, या किसी के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में टच होने से फैलेगा, किसी के सलाइवा से फैलेगा। ठीक है, तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि यह हानिकारक सूक्ष्म जीव, जिसे हम रोगाणुओं कहते हैं, के कारण होता है। उदाहरण के लिए दिया है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। जो रोग का कारक होता है जीव का जो संचार वायु, जल, भोजन, रोग वाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलने वाले रोग हैं। लेकिन यह किसी रोग वाहक जैसे जल हो, भोजन हो, या कीट हो, या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलते हैं, तो ऐसे रोग को हम संचरणीय या संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं। दूसरा जो रोग है वो होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, अब इसमें कोई संक्रमण नहीं होता, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज नहीं फैलता है, लेकिन इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से डिजीज हैं जो संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये भी खतरनाक होते हैं। तो जो रोग संक्रमित व्यक्ति जैसे रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होते उन्हें हम असंचरणीय या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी पोर्शन ज़्यादा आसान है,
अब अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, अब जोड़ों का दर्द हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हैं, यानी किसी को डायबिटीज है तो दूसरे को नहीं फैलेगा, उसके साथ खाना पीना खाने से या छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एक हरासित रोग होता है। हरासित में देखिए, हरासित का अर्थ ही होता है घटना या कम होना या डिजेनरेट हो जाना। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिजेनरेटिव डिजीज। यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे हृदय रोग, कभी कभी हृदय फेल हो जाता है, किडनी फेल हो गया, ठीक है, तो इसको डिजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा दिया है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मैंने कमी हो जाना, उसको हम कहते हैं हिंदी में हिंताजन या कमी रोग, ठीक है। किसी चीज़ की कमी के कारण कोई रोग हो जाता है, उसको हिंताजन कहते हैं। जैसे किसी के विटामिन की वजह से हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की वजह से किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसे रोग को हम कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। यहाँ पे दिया है कि यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रिकेट्स है, सूखा रोग जिसको कहते हैं मरासमस, ठीक है, पिलागरा, ये सब प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग हैं और विटामिन की कमी से। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब आते हैं, एक होता है एलर्जी या जिसको कहते हैं प्रतिऊर्जता, ठीक है। तो ये रोग क्या होता है? ये भी एक संवेदनशीलता के कारण ये रोग हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई धूप में रहता है तो उसकी शरीर काफ़ी लाल हो जाती है, उसको प्रॉब्लम होने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, या किसी के संपर्क में आने से शरीर में लगता है खुजली होने, या उसके शरीर पे दाने बनने लगते हैं, उसको चक्कर आने लगता है, शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। यह जो है अति संवेदनशीलता के कारण, हमारी जो शरीर है काफ़ी संवेदनशील होती है, उसके जो सेल्स होते हैं, तो उसके वजह से ये क्या होते हैं, एलर्जी रोग हो जाते हैं। डी दिया है कैंसर। तो कैंसर ऐसे रोग होते हैं जिसमें अनियमित ऊतक के वृद्धि के कारण होता है। जैसे एक सेल है तो सेल तो डिवीजन करके वो 2 सेल बनाएगा, और 2 से क्या होगा, 4 सेल बनाएंगे, 4 से 8 बनाएगा, और वो सेल जो है कुछ समय के बाद से जाके स्टॉप कर जाता है, और सेल क्या होता है, डिस्ट्राइब होता रहता है बॉडी से, ठीक है। सेल मरते भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी घाव को भरने के लिए ये जो सेल तो बनते हैं, लेकिन ये सेलों की संख्या कंट्रोलर काम नहीं करता है, वो अनियंत्रित हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे केस में वहाँ पे ट्यूमर टाइप के हो जाते हैं, और वहाँ पे टिश्यू काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे रोग को हम कैंसर या कैंसर रोग कहते हैं। और एक और है लास्ट वाला, जिसको हम ई कहेंगे, ई वाला है आनुवंशिक रोग, इसको कहेंगे जीनेटिक डिजीज। आनुवंशिक रोग का मतलब कि ऐसे रोग जो माता पिता से अपने बच्चों या संतानों में चले आते हों, या पूर्वजों से बच्चों में मिलते हैं, ऐसे रोग को हम आनुवंशिक रोग या जीनेटिक डिजीज कहते हैं। अब आनुवंशिक कारकों के कारण होते हैं, जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया। वर्णांता ऐसा रोग है जिसमें आपको जो है कलर के बारे में पहचानने में दिक्कत होता है। और अब हम बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बैक्टीरिया जनित रोग के पढ़ने से पहले हम पहले बैक्टीरिया के बारे में जान लें, एक्चुअली बैक्टीरिया हैं क्या, ठीक है। तो आपको आसानी होगा समझाने में। अब यहाँ पे आपको 2 बैक्टीरिया के यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि बैक्टीरिया एक्चुअली होते क्या है। बैक्टीरिया आप समझ जाएंगे तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में भी समझ जाएंगे। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, और इसका पहले बाहरी जो संरचना है आप देखते हैं, ये एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और बैक्टीरिया में ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। इसको हिंदी में कसाब कहते हैं या कसाबिका। इसके ऊपर जो जैसे ये पूंछ टाइप के जो संरचना है, जो कसाव या फ्लैजेला होता है, ये इधर भी हो सकता है, डबल डबल हो सकता है ना, या गुच्छे रूप में हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया का एक बाहरी आउट डायग्राम हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया के बाहर सबसे पहले एक खोल टाइप का कैप्सूल दिया है। उसके अंदर उसके अंदर एक सेल वाल होता है, जैसे पौधों में सेल वाल होते हैं, जो सेल होता है ना, ऐसे सेल होता है, मान लीजिए प्लांट का सेल है, तो सबसे बाहर क्या होता है, एक सेल होता है, सॉरी सेल वाल होता है, ठीक है। और सेल वाल किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है सेलुलोज का। लेकिन जो बैक्टीरिया के सेल वाल होते हैं, वो सेलुलोज के न बन के वो काइटिन के बने होते हैं। किसके? काइटिन के। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसके बारे में हम आपको आसानी कर देंगे, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा चीज़
पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके यानी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों में क्या होता है, पौधों में होता है एक क्लोरोफिल होता है, जिसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं या पढ़रिम कहते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण करके खुद का स्वयं का भोजन बना लेता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं ना, अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्या होता है, इनके अंदर भी एक क्या होता है, एक क्लोरोफिल जैसा एक पिगमेंट होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ और होता है, एक केमिकल टाइप के होते हैं। उस चीज़ को हम आगे जानेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने जो है खुद जो सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को और भोजन बना लेते हैं। तो दो चीज़ हो गई, इनके ऊपर भी सेल वाल होता है और ये भी अपना भोजन बना लेते हैं कुछ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल के होते हैं, एक ही सेल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। और सारे जो अंदर जैसे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे चीज़ लगभग लगभग एब्सेंट होते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी बहुत सिंपलर टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ और फिगर दिखा दें। यहाँ पे ये बैक्टीरिया देखिए, ठीक है, इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आप देखते हैं कि इस पे जो ऊपर एक रोम टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और पीछे ऐसे इसके पूंछ या कसाब होते हैं, इसके फ्लैजिला कहते हैं। ये इसके चलने में फिरने में आसानी क्रिएट कर देता है, ठीक। तो ये जो है बैक्टीरिया के कुछ झलक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा आपको और पढ़ा के बताएं कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए बहुत ज़बरदस्त ये टॉपिक है, इसको खूब बढ़िया से पढ़िए समझिए, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि बैक्टीरिया को कहते हैं हिंदू में जीवाणु। अब जीवाणु क्या होते हैं, हरित लवक रहित यानी नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ये टॉपिक जरूरी है क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं तो नॉन क्लोरोफिलस होने के बावजूद भी बनाते हैं, इसलिए ये टॉपिक जानना जरूरी है। दूसरा कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय होते हैं, या बहुकोशिकीय भी कभी कभी होते हैं, ठीक। और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत ही सिंपलर टाइप के सेल होते हैं। और जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते, उनकी कोशिका भित्ति का वो रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। यद्यपि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, देखिए कुछ जीवाणु क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें जो विद्यमान जो क्लोरोफिल है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ना कि जो अब प्लांट में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल होता है वैसा नहीं होता है, और ये उससे भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ हिस्ट्री जानते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले 1683 ईस्वी में एक हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में, जो दांत का खुरचन होता है जिसको अक्सर गांव में काई वगैरह कहते हैं, उसमें इन जीवाणुओं को देखा। इन्हें सूक्ष्म जीव या टाइनी एनिमेलिक्यूल्स कहा, ठीक है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा। और लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, पिता या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या होता है कि इन्होंने दांत के खुरचन में बैक्टीरिया को देखा था, जिसके कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको, एंटोनी वान लीवेनहॉक। अब एक नाम आता है एहरेनबर्ग का। एहरेनबर्ग को एहरेनबर्ग पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एहरेनबर्ग लिखता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। देखिए जीवाणु नाम किसने दिया, जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने। और जीवाणु की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। फिर एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किण्वन या फर्मेंटेशन पे कार्य किया, ठीक है, फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल बनता है, शराब वगैरह बनता है, किसी चीज़ को सड़ा गला के, तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, उस बैक्टीरिया के कारण वो सड़ जाता है, वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, फिर वो एक फर्मेंटेशन की क्रिया होता है। इस चीज़ की खोज भी लुई पास्चर ने की और ये बताया कि जीवाणुओं द्वारा ही होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जड़ मत दिया, रोगों के जड़ मत जिसको हम कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, ठीक है, उन्होंने एक जड़ मत थ्योरी दिया, किसने, लुई पास्चर ने। फिर एक और नाम आया रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने यह बताया 1881 में
कि जो चौपायों में होने वाले एंथ्रेक्स रोग होते हैं, जैसे मुंह वगैरह पक जाते हैं गाय भैंस का, वे रोग, या जैसे मनुष्य में तपेदिक रोग जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या हैजा कहते हैं, एक और हैजा जिसको हम कलरा कहते हैं, ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? तो सभी रोग का कारण होता है जीवाणु। ठीक है, सभी रोग के कारण क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। रॉबर्ट कोच ही सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन यानी आर्टिफिशियल कल्चरल किया, और लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत यानी एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया, और जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो इतने इसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न के अंदर जो है आंसर छुपे हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, थोड़ा ये भी जान लें कि बैक्टीरिया एक्चुअली कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, और आपके जहाँ पे आप मोबाइल चला रहे हैं, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया लगे हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ हेल्पफुल होते हैं, मैंने अच्छा भी फायदा भी करते हैं, जैसे दूध का दही से बन जाना, ये तो अच्छा ही है। लेकिन क्या है कि हमारी बॉडी भी बैक्टीरिया से बचने के लिए हमेशा कंटिन्यूअस लड़ाई करती रहती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं और प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। ये अनुकूल तथा प्रतिकूल, ठीक है। अगर जो बहुत गर्म टेम्परेचर होगा, ठंडा टेम्परेचर होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठंडा वाले बैक्टीरिया कुछ ठंडे जगह पे पाए जाते हैं, गर्म वाले गर्म जगह पे पाए जाते हैं, कुछ गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ना मिलते हो, यानी हर जगह होते हैं। आपके सांस लेने की वायु, ये मानव के द्वारा सांस लेने की वायु, पीने के जल तथा भोजन में मौजूद रहता है। मिट्टी में, दूसरी वस्तुओं, जीवित वस्तुओं में और मृत जैव पदार्थों में भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि मानव के मुंह में, आपके जो मुंह में ही विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे ब्रश आदमी नहीं करता है तो मुंह से स्मेल आने लगता है। अब यहाँ पे इसके संरचना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जीवाणु की संरचना क्या होती है। तो यहाँ पे दिया है, जीवाणु का जो संपूर्ण शरीर होता है एक ही कोशिका का सिंगल सेल का बना होता है। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति है होती है, जैसे प्लांट में कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जिसको कहते हैं, वैसे इनके अंदर भी एक कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति के नीचे एक क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रव्य जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तथा अन्य विकसित जो कोशिकांग का क्या होता है? अभाव होता है, यानी एब्सेंट होते हैं। यानी क्या होता है ना कि एडवांस सेल नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स या उनके अंदर जो कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनमें केंद्रक भित्ति या क्रोमोसोम का भी क्या होता है? अभाव होता है। इनमें जो प्राथमिक प्रकार या प्राइमरी प्रकार का न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस प्राइमरी प्रकार का तब कहेंगे जैसे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे झिल्ली है। तो ये झिल्ली नहीं रहता है, ये ना रहता है, केवल उसके जो जेनेटिक मटेरियल इसी में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड कहते हैं इनके केंद्रों को, क्योंकि वो प्राथमिक प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। जीवाणु में रोम, ठीक है, जिसको हम कसायका भी कहते हैं, या रोम पाए जाते हैं, उन्हें गमन, पोषण और प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम जीवाणु के जो सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होते हैं। तो विषाणु को छोड़ के जीवाणु सबसे सरलतम जीव होते हैं, यानी सबसे सिंपलर टाइप के होते हैं, जिसे हम कहते हैं वायरस। यानी वो न तो जीवित होता है, न तो मुर्दा होता है, यानी उसको लिविंग नॉन लिविंग के बीच में ही अटका रहता है। लेकिन उसके बाद जो जीव हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। यानी जीवाणु क्या होता है? वायरस से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसकी जो आकार होती है यहाँ पे दिया है 4 नंबर, कि 2 से 10 माइक्रोन के आसपास होता है, और जो वायरस होते हैं इससे भी छोटे होते हैं। 2 नंबर दिया है कि ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये बता ही दिया गया, और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी सिंगल सेल के बने होते हैं। जो एकल होते हैं यानी सिंगल फार्म में भी होते हैं, या कभी कभी समूह या गुच्छों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसलिए उनको न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी, सिम्बियोटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक और
पैरासिटिक तीनों होते हैं। इनकी जो कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, इसका क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं। और इनकी कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण तो अंतःद्रव्य जाल का नहीं होते हैं। ये जो है इतने आपके इसके बारे में बताया गया। और थोड़ा सा और जान लीजिए, 9 नंबर दिया है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कैसे, वो अक्सर जो है विखंडन के द्वारा होता है। तो अब जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल हो जाएगा। सीधे हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिसको डिटेल पढ़ना होगा कमेंट करके हमें बताइएगा, तो एक बैक्टीरिया पे पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे आपको बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के बारे में आपको ऊपर हिंट दे दिया गया है। अब पहला जो जो डिजीज है वो इसमें दिया है आंत्र ज्वर, जिसको हम कहते हैं टाइफाइड। किसके द्वारा होता है, तो देखिए ये बैक्टीरिया यहाँ पे इसका फोटो दे दिया गया है। इसको आप लोग देखिएगा किस टाइप के ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया होता है। ये इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, इसमें होता क्या है कि जो स्प्लीन होती है, प्लीहा, और आंत की योजनी ग्रंथि क्या होती है, बढ़ जाती है, और तेज बुखार और सिर दर्द होता है। देखिएगा जब भी टाइफाइड होता है तो आदमी को बुखार नहीं छोड़ता है, काफ़ी दिन तक उसके बुखार बने रहते हैं, है ना। तो ये कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की जो प्लीहा होती है या स्प्लीन और आंत की जो योजनी ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, पड़ जाते हो, और रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है। उपचार देखते हैं, तो उपचार क्या है, तो रोगी व्यक्ति को जो मल मूत्र निवास स्थान से दूर कराना चाहिए। उसका जो मल मूत्र का व्यवस्था है वो जहाँ पे रहता है उससे दूर रखना चाहिए उसको। और साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है। दूसरा डिजीज हम देखते हैं जो बैक्टीरिया से क्रिएट होता है, ये होता है तपेदिक या राजक्षमा, या उसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी जिसको कहते हैं, ठीक है। टीबी को ही ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। बैक्टीरिया का नाम देखते हैं, तो बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही एग्जाम में पूछता है। और उसके जो सिम्टम्स है, लक्षण थोड़ा देखते हैं, तो रात्रि में पसीना आना, ठीक है, भूख की कमी, और शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, ये सब क्या है, ये टीबी के लक्षण है, ठीक है। यह रोग जो है, इस रोग को हम यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं। ये भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछे कि यक्षमा कौन सी रोग है, तो ट्यूबरकुलोसिस है। काक रोग पूछे तो ट्यूबरकुलोसिस है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह रोग जो है फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग अभी आपको पढ़ाया गया था कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना के रहना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। इस रोग के जीवाणु मुंह के थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इसलिए रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी रोग के लक्षण हैं, ठीक है। जैसे ज्वर आता है, फीवर आता है रात्रि में, या पसीना आता है, ये सब इसके लक्षण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसको सिम्टम्स है, इसको पहचान लीजिएगा। ये उपचार थोड़ा सा इसका देखें, ट्रीटमेंट क्या है, तो इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और पीएएस एक पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड जिसको कहते हैं, तथा आइसोनियाजिड यह मुंह से ली जाने वाली दवा है, इसको दिया जाता है। फिर एक बीसीजी होता है जिसको बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन कहते हैं। ये भी पूछता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन एक प्रतिक्षमकी यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस टीका है, वैक्सीन है, इसके द्वारा भी फायदा पहुंचता है, इसको दिया जाता है। और बिल्सन जो लेटेस्ट तपेदिक रोग की क्या है, नवीनतम या लेटेस्ट एक मेडिसिन या दवा है ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित। और अब हम जो 3 नंबर आता है, ये डिजीज प्लेग जिसको दिया गया है,
प्लेग भी बहुत भयंकर डिजीज है, यह बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पेस्टिस। नाम देखिए क्या है, बैसिलस पेस्टिस होता है प्लेग। और इसके जो लक्षण होते हैं, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ, यहाँ पे देख रहे हैं गिल्टी जैसा बन गया है। हाँ, अच्छा एक चीज़ ये याद रखिएगा कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा आर्गन या अंग जो है प्रभावित होते हैं। तो अगर जो टीबी पूछे तो आपको बताना है कि उससे फेफड़ा प्रभावित होता है और ये गिल्टी या गिल्टी बन जाते हैं, ये आपको बताने पूरे बॉडी पे। यह एक छुआछूत की बीमारी है, ठीक है, जो बैसिलस पेस्टिस के द्वारा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इस संक्रामक यह इसका जो संक्रमण होता है वो चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उससे होता है, क्योंकि पिस्सू जो फ्लीज जिसको कहते हैं कि शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। देखिए चूहे के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं जिसको हम फ्लीज कहते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो जब चूहे क्या होते हैं, जब ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आ जाते हैं तो वो जो पिस्सू होते हैं वो पिस्सू आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो ह्यूमन बॉडी पे आते हैं तो उसके ऊपर पाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी बैक्टीरिया उस पर रहते हैं, वो बैक्टीरिया ह्यूमन के संपर्क में आकर उनके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जिसलिए जो है चूहों को हटाना या दूर रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है प्लेग वाले केस में, ठीक है। तो कह रहा है कि उन पे जो फ्लीज होते हैं, फ्लीज के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। प्लेग का बैक्टीरिया पिस्सू में होता है। जेनोप्सिला केओप्सिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है। अब प्लेग कई प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं तो देखिएगा यहाँ पे प्लेग में। एक तो गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख तथा गर्दन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, आपको फिगर में दिखाया गया है। एक निमोनिक प्लेग होता है। निमोनिक प्लेग में रोग जो प्लेग रोग होता है उसमें खांसी, छींक और थूक से फैलता है, ठीक है। छुआछूत का रोग बता ही दिया गया है। और सेप्टिसिमिक प्लेग होते हैं जो जीवाणु या गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, यह बहुत घातक साबित होता है। उपचार के बारे में थोड़ा देखें तो इसके लिए क्या हमें उपचार करनी चाहिए, तो प्लेग के केस में सल्फा ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्लेग हो गया। प्लेग भी बहुत भयंकर बीमारी है। और सबसे एक डेंजर कलरा कभी कभी जो है महामारी का रूप ले लेता है। तो कलरा की ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कालरा, यानी जिसको हम हैजा कहते हैं। हैजा बीमारी होता है। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम थोड़ा जान लीजिए। शरीर में जल की कमी हो जाती है, बार बार आदमी को दस्त होता है, उल्टी होता है और बार बार लैट्रिन दौड़ता रहता है, ठीक है। खाना का जो पाचन नहीं होता है सही से, इन बैक्टीरिया के द्वारा ये आंत में जाके इन्फेक्शन फैला देते हैं। इसका नाम है विब्रियो कालरा, ठीक। अब इसके किसके द्वारा होते हैं और इसका क्या क्या रोकथाम होनी चाहिए यहाँ पे देखते हैं। तो यह बीमारी या यह विब्रियो कॉलेरा या विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको देखिए एक तरह से जो वाटर की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, इसके वजह से आदमी के शरीर में पानी ज़्यादा कमी होने की वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है कि उपचार में हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। पानी के जो पीने के उष्णकटिबंधी पीने के जो पानी को उष्णकटिबंधी लाइम क्लोराइड तथा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। ये इसके क्या हो गए, उपचार हो गए। अब आते हैं डिप्थीरिया। ये भी काफ़ी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। पूछता है परीक्षा में किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो डिप्थीरिया रोग जो है क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, या क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया या डिप्थीरी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स में थोड़ा सा जानते हैं, तो सिम्टम्स में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासारोध हो जाता है। जो रिस्पायरेशन होता है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है क्रोनोबैक्टीरियम के द्वारा। तो ये दिया है कि यह रोग क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासारोध होता है, जिसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, बुखार और वमन आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो डिप्थीरिया रोग भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और काफ़ी भयानक है। और इसका उपचार क्या होता है,
तो इसके लिए डीपीटी, जिसको कहते हैं डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, पूछता है कभी कभी डीपीटी का पूरा नाम, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए। साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित यानी साफ सुथरा उसको धुलवा देना चाहिए, विसंक्रमित कर देना चाहिए, और रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धो देना चाहिए। ये उसका उपचार है, ताकि बैक्टीरिया तुरंत जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। अब आते हैं टिटनेस। तो टिटनेस भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस टिटेनी। ठीक है, बैसिलस टिटेनी उस बैक्टीरिया का नाम है। सिम्टम्स क्या है, तो शरीर में अकड़न होने लगता है। देखिए आप अक्सर गांव में सुनते हैं टेटनस हो गया है, तो टिटनेस को ही गांव में लोग कहते हैं टेटनस। ठीक है, इसमें इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इसे अक्सर लाक जा के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को धनुष्टाकार भी कहा जाता है। इस रोग को लाक जा या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। यह रोग बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर, शरीर में कोई कटन पिटन हो जाता है, घाव हो जाता है, उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग से पेशियों के जो संकुचन है और प्रसरण नहीं होता है। जैसे अंगुली खोलना बंद करना, हाथ को ऊपर नीचे करना, ये सब नहीं होता है। उसमें अकड़न आ जाती है, सीधा है तो सीधा ही रहेगा, टेढ़ा है तो टेढ़ा रह जाएगा, और शरीर में अकड़न होने लगती है। ठीक है, इसका जो उपचार है, इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए, और बचाव के लिए टिटबैक, आप देखते हैं किसी को कट पिट जाता है तो कहते हैं टिटबैक लगवा दीजिए। ठीक है, तो टिटबैक या एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। अभी डॉक्टर एक ही बार लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बार दिया है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया है कोढ़ या लिप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। ये देखिए, ये कुष्ठ रोग का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर फोटो दिया है। इसमें आप देखेंगे तो इसके हाथ के जो टिश्यूज है, ये टिश्यू क्या होते हैं, डिक्लाइन कर गए हैं। ठीक है, नष्ट हो गए हैं। ये किसके द्वारा, ये माइकोबैक्टीरियम लिप्री द्वारा। ठीक है, इसको लिप्रे भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लिप्रे। सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स में आपको सीधा सा ये जानना है कि जो ऊतकों का होता है अपक्षय होने लगता है, और शरीर पे चकत्ते बनने लगते हैं। यह एक संचरणशील रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज, छुआछूत में ये भी आता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है, ये माता पिता से बच्चों में नहीं आता है। ठीक है, तो यह पैतृक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, और शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, तथा कोहनी व घुटने के पीछे एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब जो है उपचार में देखें तो उपचार में इसका दिया है, इस रोग की रोकथाम के लिए एमडीटी, ठीक है, दवाओं को उपयोग किया जाता है। एमडीटी काफ़ी फेमस दवा है। एमडीटी दवा जो है कोढ़ या कुष्ठ रोग में लिया जाता है। और भी अन्य दवाओं का नाम दिया है, जैसे डेप्सोन और क्लोरोफाजिमिन और रिफेमिसिन। ये भी क्या होते हैं, लिप्रोसी या कोढ़ के दवा है, इसके लेने से भी फायदा होता है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया है निमोनिया। निमोनिया में एक्चुअली क्या होता है, ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा ह्यूमन बीइंग की या बच्चों का, ये क्या होते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उस फेफड़े को के ऊपर कुछ प्रकार के ऐसे जो है सिम्टम्स आने लगते हैं, जिससे सांस लेने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो बीमारी है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब इस रोगी को क्या होगा, तो सिम्टम्स में रोगी को तेज बुखार रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक, उसको कफ बनता रहेगा। यहाँ पे दिया है कि यह रोग जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी द्वारा या नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन हो जाता है। फेफड़ों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। एक तरह से निमोनिया हो जाता है। और अगला देखते हैं 9 नंबर। इसका जो है नाम है काली खांसी, इसको हम हुपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी फेफड़े या लंग से संबंधित है। ये बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस। हुपिंग कफ या काली खांसी जिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसका नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सिम्टम जो है, सिम्टम्स ये लगातार खांसी आना, इसका जो है हुपिंग कफ का जो है खांसी का लक्षण है। यह रोग हीमोफिलस पर्टूसिस, जो बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को, ठीक है,
होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका, जिसे डीपीटी कहते हैं, ठीक है, काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए। यहाँ पे 10 नंबर एक डिजीज है जिसका नाम है सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस बीमारी कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक ट्रिपैनोसोमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा सिफिलिस रोग हो जाते हैं, ठीक। और सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में जो शिश्न होते हैं या योनि होते हैं, ठीक है। वेजाइना पे क्या होते हैं, लाल रंग के दाने और बाद में पूरे शरीर पे चकत्ते निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो वेजाइनल एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया में इन्फेक्शन होते हैं और उसके बाद से पूरी बॉडी में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे दाने बन जाते हैं, घाव टाइप का हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जानते हैं, यह इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का जो संक्रमण रोगी के साथ मैथुन करने या संभोग करने से होता है। इस रोग में जो शिश्न होती है या योनि होती है, उसमें लाल रंग के दाने और बाद में पूरे शरीर पे चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित हो जाता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा इस रोग को रोकथाम किया जाता है, यानी पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसको गोनोरिया भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरी, ठीक है, या गोनोरिया इसका नाम ही है, ठीक है। गोनोरियाई इसको पढ़ते हैं, नाइसेरिया गोनोराई इसको पढ़ते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है। और ये क्या होते हैं, जो मूत्र पथ होते हैं सिम्टम्स, उसमें ये क्या होते हैं, संक्रमण फैला देते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वेजाइनल एरिया, इसमें जो जो मूत्र पथ वाला जो नली होता है उसमें क्या होता है, ट्यूब होते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं। इस रोग का कारक जो है नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इस रोग में जो मूत्र जनन है पथ की न्यूक्स का संक्रमण हो जाता है। मूत्र जनन पथ में न्यूक्स का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है रोगी व्यक्ति के, और जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियां बांझ हो जाती है। देखिए कितना भयंकर है कि स्त्रियां बांझ भी हो जाती हैं इस रोग के कारण। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से बचना चाहिए तथा एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं और बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पढ़ा चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।